नमस्कार दोस्तों। हम आज सीएबीजी का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। हमने पहले पार्ट में देखा था डेफिनेशन ऑफ सीएबीजी, सीएबीजी क्या होती है, देन इंडिकेशंस ऑफ सीएबीजी, पर्पसेस ऑफ सीएबीजी प्रोसीजर, ये सीएबीजी प्रोसीजर करने का पर्पस क्या होता है। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखे थे। और जो नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट में हमने सीएबीजी के जो ग्राफ कैसे निकालते हैं वो देखा, उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या क्या किए जाते हैं वो देखा। अभी आज का जो पार्ट है थर्ड पार्ट, इसमें हम एक्चुअल सीएबीजी प्रोसीजर कैसी परफॉर्म की जाती है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सीएबीजी में स्टेप बाय स्टेप हम सब देख लेंगे क्या क्या रेडी होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का अगर सीएबीजी सर्जरी करना है तो उसी टाइम हमको कौन कौन से चीज़ों को लेकर रेडी रहना चाहिए। इसमें हम पहले जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तो सर्जरी के लिए वो सब रेडी रखना चाहिए। इसके बाद ओटी प्रिपरेशन करना है पेशेंट का, पेशेंट प्रिपरेशन करना है। पेशेंट प्रिपरेशन में हमको पहले पेशेंट का जो शेविंग करना पड़ता है, जो जो पार्ट हम ऑपरेट कर रहे हैं वो पार्ट का हम शेविंग करते, क्लीन करते पार्ट को। इसके बाद पेशेंट का काउंसलिंग करते, पेशेंट को एजुकेशन देते, पेशेंट एजुकेशन इसमें हम परफॉर्म देते हैं। असेसमेंट करते, पेशेंट का जो वाइटल्स है वो सब हम मॉनिटर कर लेते हैं। इसके बाद हम अगर पेशेंट को ब्लड का जरूरत पड़ता है उसी टाइम तो हम ब्लड को भी हम क्या करते हैं, बुक करके रख लेते हैं। ब्लड को भी हम टिश्यू नोट्स भेज के ब्लड को भी हम रेडी करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पहले सर्जरी के पहले ही करने हैं। इसके बाद अगर एक बार पेशेंट को हम सब प्रोसीजर का पेशेंट का सब हो गया तो हम पेशेंट को ओटी में बुला लेते हैं। इसके बाद एनेस्थेसिया जो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट प्रोसीजर की जो स्टेप है इसमें एनेस्थेसिया देख लेते हैं। तो एनेस्थेसिया में जो एनेस्थेसिया टीम रहती है, जो कार्डियक एनेस्थेसिया टीम है वो क्या करती है, पेशेंट का सब वाइटल्स वगैरह देख के क्या करती है, पेशेंट को मेडिकल फिटनेस देख के पेशेंट क्या करती है, एनेस्थेसिया देने का काम करती है। एनेस्थेसिया कौन सा रहता है, जनरल एनेस्थेसिया, जे पेशेंट को देने के बाद क्या ये प्रोसीजर वो स्टार्ट करते हैं। देन इसके बाद पेंटिंग एंड ड्रेपिंग जो नेक्स्ट स्टेप आता है। वंस एक बार हम सब प्रिपरेशन कर लिया है, रेडी कर लिया है, ट्रॉली रेडी है, सब रेडी है, जो कि हार्ट लंग मशीन है वो भी हम रेडी करके रखते हैं। और सब जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वहाँ पर ब्लड मंगा के लेते हैं। सारी चीज़ें हम रेडी करने के बाद ही क्या करते हैं, पेंटिंग ड्रेपिंग को स्टार्ट करते हैं। एक बार पेशेंट एनेस्थेसिया में गया तो हम पेंटिंग ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग ड्रेपिंग में हम क्या करेंगे, जो स्टेराइल पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। जो बिटाडिन रहता है 10% बिटाडिन या 7.5% या 10% से हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। इसके बाद ड्रेपिंग जो स्टेराइल ड्रेप्स रहते हैं, डिस्पोजेबल ड्रेप्स या जो कि कॉटन ड्रेप्स थे, उससे हम क्या करते हैं, पेंटिंग ड्रेपिंग करके उसको सब पार्ट जो एरिया है वो स्टेराइल करके रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इंसिजन। इंसिजन में हम क्या करेंगे, जिस पार्ट पे सर्जरी करना है, लाइक चेस्ट है, देखो इधर, तो हम क्या करेंगे, स्टर्नम पे क्या करेंगे, इंसिजन लेंगे। तो इंसिजन हम क्या करेंगे, ब्लेड से 21 नंबर या 15 नंबर का ब्लेड से क्या करेंगे, हम उधर इंसिजन लेते हैं। इंसिजन लेने के बाद जो मोनोपोलर इलेक्ट्रोड है, क्वाड्री इलेक्ट्रोड, उससे हम क्या करेंगे, जो टिश्यूज होते हैं उस साइड को क्या करेंगे, हम डिसेक्ट करेंगे। थोड़ा जो टिश्यूज है उसको हम फैट वगैरह जो रहता है, स्किन सबक्यूट लेयर वगैरह है, उसको हम क्या करेंगे, डिसेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वंस हमको एक बार अगर स्टर्नम मिल गया तो हम क्या करेंगे, स्टर्नोटॉमी करेंगे। स्टर्नोटॉमी जो इधर का बोन है, जो बड़ा बोन है, इधर इधर से इधर तक रहता है, जिपर्ट प्रोसेस तक, ये जो बोन है वो बोन को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टर्नोटॉमी करेंगे, इसको हम कट करेंगे। इसके बाद ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, वंस एक बार हम उसको टर्नोटॉमी कर लिया तो अंदर हम जाके चेस्ट को रिट्रैक्टर लगाएंगे। चेस्ट रिट्रैक्टर लगा के क्या करेंगे, चेस्ट को रिट्रैक्ट करेंगे। जो स्टर्नम्स है उसको हम क्या करेंगे, अंदर से रिट्रैक्ट डाल के चेस्ट को रिट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद जो पेरिकार्डियम जो टिश्यूज वगैरह होती है तो उसको हम क्या करेंगे, डिसेक्शन करेंगे। डिसेक्शन करने के बाद ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, जो हार्ट का हम पंपिंग एक्शन वगैरह देखेंगे, कहाँ पर ब्लॉक है वो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद वंस हमको एक बार वो ब्लॉक आइडेंटिफाई हुआ तो अगर जरूरत है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, हार्ट लंग मशीन पे शिफ्ट करेंगे, ऑन पंप या ऑफ पंप सीएबीजी। हम उसकी अगर जरूरत पड़ती है तो हम एज पर रिक्वायरमेंट डिमांड हम क्या करेंगे, ऑन पंप सीएबीजी अगर करनी है तो हम क्या करेंगे, हार्ट को क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए स्टॉप करेंगे। स्टॉप करके जो हार्ट का जो फंक्शन है हम क्या करेंगे, हार्ट लंग मशीन पे शिफ्ट करेंगे। हार्ट लंग मशीन सब हार्ट का फंक्शन करेगी। तो इसके बाद अगर जरूरत नहीं है हार्ट लंग मशीन का, हार्ट को हम कंटिन्यू बीटिंग रखना है तो हम उसको भी रख सकते हैं। इसके बाद
ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, अगर यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक दिख गया, ब्लॉक आइडेंटिफाई हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर हमको ग्राफ्टिंग करना है, वहाँ उस पार्ट को हम क्या करते हैं, लाइक इधर इधर मैंने ग्राफ्ट लगाया है, इधर हमको ग्राफ्ट करना है, राइट, ये राइट कॉर्नर आर्टरी है, राइट कॉर्नर आर्टरी में ग्राफ्ट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लगाने का है तो हम क्या करेंगे, उधर क्लैम्प करेंगे। जो एओर्टा का पार्ट है, ये एओर्टा है, मेन ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल्स है, उसको हम क्या करेंगे, इधर का थोड़ा सा पार्ट में से हम क्लैम्प करके रखेंगे, और इसको क्लैम्प करके थोड़ा सा पार्ट को बाहर रखेंगे, और वहाँ पर छोटा इंसिजन लेके क्या करेंगे, उधर एनास्टोमोसिस करेंगे। तो इसके बाद इस पार्ट को करना है, तो हम इसके बाद यहाँ पर क्लैम्प करके ये एनास्टोमोसिस करके जो ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट को हम निकाल के लगाते। सो ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, एक पार्ट को क्लैम्प करेंगे, इसके बाद ग्राफ्ट रिमूवल है, तो ग्राफ्ट रिमूवल में हम ग्राफ्ट मेजॉरिटी टाइम हम क्या करते हैं, रीमा यानी कि लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी या रीमा राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, जो लंग्स के दोनों साइड को यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, यहाँ पर का एक आर्टरी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। एज पर रिक्वायर्ड जो ग्राफ्ट का जरूरत है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उधर ग्राफ्ट निकालेंगे। अगर हमको हम यहाँ पर 2 ब्लड वेसल्स ब्लॉक है, 2 आर्टरीज ब्लॉक है, तो हम क्या करेंगे, 2 ग्राफ्ट निकालेंगे, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी निकालेंगे। अगर उससे ज्यादा भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 3rd ग्राफ्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट सिफेनस वेन का हम ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। सिफेनस वेन जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वहां पर सिफेनस वेन्स होती है, वहां का हम क्या करेंगे, ग्राफ्ट निकालेंगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम ग्राफ्ट निकालते रहे, देन रेडियल आर्टरी का भी हम क्या करेंगे, ग्राफ्ट निकाल सकते हैं या निकालेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम निकालते हैं। तो ये ग्राफ्ट रिमूवल, जो ग्राफ्ट रिमूवल हम वहां पर डिसेक्शन करके उधर का जो ब्लड वेसल्स उसको हम कट करके निकालते हैं, जितना ग्राफ्ट चाहिए उतना ही हम क्या करते हैं, वहां से निकालते हैं। देन ग्राफ्ट एनास्टोमोसिस, जो नेक्स्ट स्टेप आती है, ग्राफ्ट एनास्टोमोसिस। तो ग्राफ्ट एनास्टोमोसिस में हम क्या करेंगे, जो ग्राफ्ट है उसको हिपेरिन से वगैरह फ्लश करके लेंगे, इसके बाद जहाँ यहाँ पर क्लैम्प करके वो ग्राफ्ट यहाँ पर अटैच करेंगे। ग्राफ्ट अटैच करने के बाद उसको हम ग्राफ्ट एनास्टोमोसिस बोलते हैं, ग्राफ्ट एनास्टोमोसिस। तो इसके बाद हम ट्रायल लेंगे, ट्रायल लेने के बाद देखते हैं अगर यहाँ पर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, कहाँ से लीक वगैरह ग्राफ्ट नहीं हो रहा है, ये सब हम क्या करेंगे, ग्राफ्ट के बाद लीक टेस्ट करेंगे। सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है क्लोजर का स्टेप में हम क्या करेंगे, सब प्रोसीजर ठीक से हो गया, हमारा सीएबीजी परफॉर्म हुआ, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ट को थोड़ा सा शॉक देंगे। अगर हार्ट कुछ टाइम के लिए बंद रखा है, जिसको हम बोलते हैं ऑन पंप सीएबीजी, अगर ऑन पंप सीएबीजी परफॉर्म की है, उस टाइम हमारा पूरी तरह से कार्डियोप्लेजिया में या हार्ट पूरी तरह स्टॉप रहता है, ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, जो हार्ट है उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद क्या होता है, हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर लेता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा ही ब्लड सप्लाई लाने के बाद हार्ट स्टार्ट करता है फंक्शन, बट ठीक से प्रॉपर तरीके से हार्ट पंप नहीं कर पाता है, इसको इसके लिए हमको उसका प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए उसको थोड़ा सा शॉक देना पड़ता है, डिफिब्रिलेट करना पड़ता है। तो ऐसा अगर ग्राफ्ट एनास्टोमस होगा, लीक टेस्ट होगा, इसके बाद क्लोजर का जो नेक्स्ट स्टेप है, क्लोजर बोलते हैं। क्लोजर करने के बाद जो सराउंडिंग टिश्यूज वगैरह उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऐसा क्लोजर करेंगे। इसके बाद जो हमारा स्टर्नम, जो हम स्टर्नोटॉमी में किया था, स्टर्नम को बीच में से काटा था, और स्टर्नम का क्या करेंगे, जो एसएस वायर रहता है, एसएस वायर जो रहता है स्टील का वायर है, उससे हम क्या करेंगे, उसको ठीक तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो बाहर का सराउंडिंग टिश्यू वगैरह, सबक्यूट लेयर वगैरह, उसको हम क्या करेंगे, इथेनॉल वगैरह या स्टेपलर लगा के क्या करेंगे, वहाँ पर उसको क्लोज करेंगे। या जो ग्राफ्ट निकाला था वहाँ का भी हम पार्ट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये रही एक्चुअल प्रोसीजर। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हमको देखना है, हम कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इसमें इम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म हो सकता है, अगर ब्लड क्लॉट वगैरह रह गया तो वो भी हो सकता है। इसके बाद ब्लीडिंग हो सकती है, मे बी मेजॉरिटी टाइम अगर ग्राफ ठीक से बैठा नहीं है, पेशेंट का बीपी कम ज़्यादा हो रहा है या कुछ ब्लड थिनर्स ज़्यादा गए, ऐसे टाइम में क्या होता है, ब्लीडिंग होने का भी चांसेस, मोस्ट ऑफ टाइम ब्लीडिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देन डिसरिथमियाज, जो रिदम्स है, डिसरिथमिया जो रिदम्स है, हार्ट के जो पंपिंग एक्शन है हार्ट का, वो ठीक से नहीं हो पाता है। कभी कभी हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है, जो उसका रिदम्स है वो प्रॉपर नहीं होता है, ब्रैडीकार्डिया में चला जाता है, कभी एट्रियल वेंटिलेशन फ्लटर वगैरह हो सकता है। तो ये रहा डिसरिथमिया, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके बाद रीनल फंक्शन इंपेयरमेंट, रीनल का जो किडनी का जो फंक्शन है वो भी इम्पेयर्ड हो सकता है। अगर इधर से हार्ट ने ठीक से ब्लड, हार्ट बीट बढ़ गया, ठीक से हार्ट पंप नहीं कर रहा है ब्लड, या किडनी को ठीक से ब्लड नहीं मिल रहा है, या ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जा रहा है, या जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन है वो ठीक से किडनी नहीं कर पाती है,
ऐसे टाइम में किडनी का फंक्शन भी इम्पेयर्ड हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, या हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन, ये भी कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। मोस्ट ऑफ टाइम अगर ब्लीडिंग वगैरह हो, ये हिमरेज हुआ है, तो ऐसे टाइम में क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट का जो बीपी है वो कम हो सकता है। देन नेक्स्ट है एक्यूट पेन। पेशेंट सडनली अगर पेशेंट का सर्जरी हो गया, पेशेंट एनेस्थेसिया से बाहर आउट आ गया, तो ऐसे टाइम में पेशेंट को पेन हो सकता है, रिकवरी कार्डियक रिकवरी में पेशेंट को रखते हैं तो इस टाइम पेशेंट को पेन भी हो सकता है। देन पोस्ट ऑप मैनेजमेंट, हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें पोस्ट ऑप मैनेजमेंट। सो पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि हम कार्डियक रिकवरी में वहाँ पर करते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज रहता है। ऑपरेशन से ज़्यादा अगर पोस्ट ऑप कार्डियक एरिया में जितना स्टेरिलिटी वगैरह अच्छा रहेगा, वैसा हमको रिजल्ट अच्छा मिलता है, पेशेंट का केयर जितना ज़्यादा ले उतना अच्छा है। सो पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में हम पहले असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट यानी अगर पेशेंट ओटी से बाहर आया है तो उस टाइम जो कार्डियक रिकवरी नर्स है उसका काम होता है कि पेशेंट का असेसमेंट करना। असेसमेंट करने में पेशेंट का सब हम पेशेंट की इंस्पेक्शन वगैरह सब कर लेते हैं। पेशेंट का अगर जो पेंटिंग का जो पेंटिंग हमने की थी, ब्लड वगैरह बॉडी को रहता है तो उसको सब क्लीन करना होता है। पेशेंट का अगर ब्लड किधर से थोड़ा ब्लड वगैरह इधर उधर होता है तो ब्लड का भी जो स्टेन्स होते हैं उसको रिमूव करना होता है। तो ये सब क्लीन वगैरह करना है पेशेंट को ठीक से। पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करना होता है। जैसे पेशेंट ओटी से आता है, पेशेंट की बॉडी पे पूरी तरह से कपड़े नहीं होते, तो ऐसे टाइम में जो वेंटिलेशन है और कार्डियक रिकवरी में एसी ज़्यादा रहता है, थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट रहता है, तो ऐसे टाइम में हमें वो भी ध्यान में रखना है कि पेशेंट हाइपोथर्मिया में नहीं चला जाना चाहिए। सो कार्डियक आउटपुट पोस्ट ऑप मोस्टली हम मैनेजमेंट में देखेंगे पेशेंट का कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट है वो कैसा है, हार्टबीट कितना बढ़ रहा है, ब्लड कितना है, बीपी कितना है, वो सब हम कार्डियक आउटपुट में देखेंगे। इसके बाद रिदम कैसे है, पेशेंट जंक्शनल रिदम है, कौन सा रिदम है, जो बहुत सारे रिदम्स हम देखेंगे वहाँ पर। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वगैरह है, तो कौन कौन से रिदम है और डिपेंडिंग अपॉन दैट रिदम हम देख लेंगे कि कौन सा पार्ट अभी डैमेज है, कौन सा पार्ट ठीक से बात नहीं कर रहा है। तो ये रिदम भी हमें ध्यान से देखना चाहिए पोस्ट ऑफ कार्डियक रिकवरी में। देन आर्टेरियल प्रेशर, जो आर्टेरियल प्रेशर रहता है, रेडियल आर्टरी या फीमरल आर्टरी जो हम डालते हैं पेशेंट को, वो प्रेशर मॉनिटर केयर करती है। तो उसका जो आर्टेरियल प्रेशर है वो भी हमको कंटिन्यूअसली देखना है कितना है, और मीन आर्टेरियल प्रेशर भी हमको देखना है। देन हार्ट रेट, SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है या एक्सट्यूबेटेड है तो उस टाइम पेशेंट का SpO2 ऑक्सीजन लेवल भी देखने का है, हार्ट रेट भी देखने का है। कभी कभी पेशेंट टैकीकार्डिया में चला जाता है, ब्रैडीकार्डिया में चला जाता है, वो सब हमको देखना है। देन इनपुट एंड आउटपुट, जो इनपुट आउटपुट है पेशेंट को भी मेंटेन करना है स्ट्रिक्टली। उस इनपुट आउटपुट चार्ट को हमें ICU में वहाँ पर फॉलो करना होता है। तो इनपुट हम अगर पेशेंट को 500 RL दे रहे हैं तो उसके बाद पेशेंट का यूरिन वगैरह कितना आता है, ड्रेन कितना आता है, ये सब हमको ध्यान में देना है और सब हमका उसका रिकॉर्ड रखना है। देन रिस्पिरेटरी मैनेजमेंट, रिस्पिरेटरी मैनेजमेंट में पोस्ट ऑप अगर सेकंड थर्ड डे पेशेंट एक्सट्यूबेट हो गया तो उस टाइम पेशेंट का 100% सैचुरेशन होना चाहिए, तभी हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर सकते हैं। तो एक्सट्यूबेट वंस एक बार पेशेंट एक्सट्यूबेट हो गया तो उसके बाद हमको पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मास्क से या नेजल कैनुला से, रिजर्वायर बैग से हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब हमको देखना है, पेशेंट का SpO2 मॉनिटर लेवल सब करना है। देन रिस्पिरेटरी मैनेजमेंट में पेशेंट जस्ट सर्जरी से आता है, उसका जो चेस्ट स्टेनोटॉमी किया होता है, पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता है, चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो ठीक से नहीं होता है, तो इस टाइम हम पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज देना है, पेशेंट को रिस्पिरेटरी एक्सरसाइज हमको पेशेंट को देना है। तो ये रिस्पिरेटरी मैनेजमेंट में सब पेशेंट को करना है, पेशेंट का SpO2 वगैरह देखने का है। ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं देना है ताकि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम ना हो। तो ये सब बात का ध्यान हमें कार्डियक रिकवरी में देखना पड़ता है। देन पेन मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ पेशेंट अगर एक्सट्यूबेट होता है पेशेंट को तो एनेस्थेसिया से बाहर आता है तो पेशेंट को पेन महसूस होता है। तो ऐसे टाइम में हम पेशेंट को जो पैरासीटामोल वगैरह है, जो भी पेन की दवाई है वो हम पेशेंट को देते हैं, या पेशेंट का जो पेन है वो भी मैनेज करना है। देन चेस्ट ड्रेनेज एंड मिल्किंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैनेजमेंट है या उसको ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि चेस्ट ड्रेन जो होता है मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट इंटुबेट होता है तो पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता है ठीक से, सेमी कॉन्शियस में होता है, या कभी कभी पेशेंट जो ट्यूब है जो इंटुबेटेड ट्यूब है वो निकाल देता है। तो ऐसे टाइम में पेशेंट क्या कभी कभी चेस्ट का जो ड्रेन है वो भी पेशेंट निकालने के चांसेस है, या पेशेंट का जो ड्रेन है वाइल शिफ्टिंग वगैरह, पेशेंट अगर शिफ्ट वगैरह कर रहे हैं ऐसे टाइम में पेशेंट का ड्रेन निकल सकता है, या पेशेंट को कहीं स्टक हो सकता है। तो ऐसे टाइम में हम बहुत ही पेशेंट का जो पोजीशन वगैरह हम चेंज करते हैं डेली मॉर्निंग को, या शिफ्ट चेंज के टाइम जो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम भी देखना है कि पेशेंट का ड्रेनेज या फॉलिस वो ना निकल जाए।
और मिल्किंग, जो मिल्किंग बोलते हैं उसमें जो अगर क्लॉट वगैरह होता है, जो ड्रेन का ट्यूब है तो ड्रेन ट्यूब में हम क्लॉट वगैरह कुछ रहता है तो जो ब्लॉक हो सकता है ड्रेन, इसीलिए हमको कंटिन्यूसली मिल्किंग करना पड़ता है। सो चेस्ट ड्रेनेज में ड्रेन का क्वांटिटी कितना है, ड्रेन का कलर कैसा है, पेल पेल येलो या पेल रेड वगैरह है, तो ये सब हमको देखना है। ड्रेन कितना क्वांटिटी से ड्रेन आ रहा है, ब्लीडिंग है क्या, कुछ वो क्या है, ये सब हमको चेस्ट ड्रेनेज में देखना है। दैन डाइट एंड BSL मॉनिटरिंग। डाइट में हमको पेशेंट, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो पेशेंट को हम डायबिटिक डाइट ही प्रोवाइड करेंगे। दूसरा डाइट है तो पेशेंट का शुगर बढ़ सकता है। अगर शुगर बढ़ता है तो पेशेंट का जो रिकवरी है वो रिकवरी ठीक से नहीं हो पाती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। सो ये रहा पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में। इससे और बहुत सारे मैनेजमेंट जो कि हम एक्चुअल प्रैक्टिस में वहाँ पर करते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह होती है, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम कार्डियक रिकवरी में अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है होम केयर। होम केयर में हमें देखना है डाइट, अगर पेशेंट ठीक हो गया, एक 8-10 दिन पेशेंट OT में रिकवर में रह गया, इसके बाद ICU में शिफ्ट किया, CCU में शिफ्ट किया, तो इसके बाद पेशेंट अगर ठीक से ठीक डिस्चार्ज दिया पेशेंट को, तो पेशेंट का डाइट भी हमें ध्यान में रखना है। देन एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह है, थोड़ा लिटिल बिट जो मसलर एक्सरसाइज है हमको उसको सपोर्ट करके उसको चलने के लिए सिखाना है। तो ये सब एक्सरसाइज वगैरह हमको ध्यान में देना है। जो भी केयर टेकर रहेगा उसको हम हेल्थ एजुकेशन देना भी बहुत ही जरूरी है। देन बॉडी एक्टिविटीज, जो मूवमेंट्स वगैरह है बॉडी को भी ठीक से करना है। देन मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ, पेशेंट का जो हौसला होता है, हौसला बढ़ाना, पेशेंट को मोटिवेट करने का काम केयर टेकर का होता है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें आज हम CABG या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी में देख लिए। हम आज के टॉपिक में प्रोसीजर देखी थी, इसमें एनेस्थेसिया, पेंटिंग, ड्रेपिंग, इंसिजन, स्टेनोटॉम, ये सब स्टेप्स है जो कि प्रोसीजर में एक्चुअली फॉलो किए जाते हैं। इससे भी बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे जो, बट ये मैंने जस्ट दिया है क्योंकि एज पर डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, जो पेशेंट कैसा है उसके हिसाब से हम उसको स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो देन इसका कॉम्प्लिकेशंस एम्बोलिज्म वगैरह हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके बाद भी पोस्ट ऑप हो सकते हैं। देन पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में कार्डियक रिकवरी में पेशेंट को कैसा मैनेज करना है, सब पेशेंट का हाइपोटेंशन वगैरह क्या है, सब थर्मोरेगुलेशन वगैरह जो है पेशेंट का, देन आर्टेरियल निकालने का वगैरह, पेशेंट एक्टिवेट करने का, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी है। देन होम केयर में पेशेंट का कैसा ध्यान रखना है वो भी हम आज देख लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।